हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग वन शॉट लेके आए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का। इसके पहले हमने सॉलिड स्टेट वन शॉट में ख़त्म किया हुआ है, सॉल्यूशंस हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, उन सारे चैप्टर्स की डिटेल्स वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट पे है, तो अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट्स आते हैं तो वो जाके आप लोग एक मतलब पूरे चैप्टर्स के भी वीडियो एकदम एक्सपांड करके देख सकते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। राइट, अब आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है ये रिलेट करता है हमारे 11th के चैप्टर दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम को, जो हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है 11th में। ठीक है, उसी की कुछ प्रॉपर्टी हमको आयनिक इक्विलिब्रियम में लेके चलनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो जैसे ही हमको कोई इक्विलिब्रियम बोलता है, इक्विलिब्रियम से हमको ये समझ में आता है कि देखो, अगर किसी ने भी हमको कभी भी इक्विलिब्रियम बोला तो वो इक्विलिब्रियम दो टाइप के हो सकते हैं। वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम। अब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम ऐसे दो अलग चैप्टर बनाने का रीजन क्या है? देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई ऐसी कंडीशन जहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा, कंटेनर जो होगा वो क्लोज्ड कंटेनर में होगा रिएक्शन। ठीक है, और थर्ड इसमें कि जो फॉरवर्ड रेट होगा वो रिवर्स रेट के हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो जब भी मैं केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो ये तीन कंडीशन उस पर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, वेदर वो केमिकल हो या आयनिक हो। अब इन दोनों में देखो मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे हमको पूरी रिएक्शन होगी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना N2+3H2 जो हेबर्स का प्रोसेस है, रिवर्सिबली चेंज होता है 2NH3 में। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पूरे केमिकल्स दिए हुए हैं हमको, इनके बीच में अगर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है तो उसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बट अगर इसी जगह पे मैं बोलूँ कि मेरे पास CH3COOH है, इसको मैं पानी में डालता हूँ तो ये डिसोसिएट हो जाता है CO- और H+ में। बट कुछ आयंस ऐसे भी होंगे जहाँ पे ये दोनों कंबाइन होके वापस से ये बन जाते होंगे। तो अब इनके बीच में भी क्या हो सकता है? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है। बराबर, तो अब ये जो आयंस का फॉर्मेशन है, राइट, अगर किसी भी इक्वेशन में हमको आयंस दिख जाते हैं तो वो रिलेट करते हैं किसको? आयनिक इक्विलिब्रियम को। राइट, और अगर हमको पूरा केमिकल रिएक्शन मिलेगा तो इसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है। बाकी ये तीन प्रॉपर्टी दोनों में भी कॉमन होगी, वेदर वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हमारे पास कंटेंट क्या क्या है? देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीजें क्या होती है, कैसे प्रोसीड करना है, मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उसका टेंशन मत लो। तो हम लोग ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, पीएच स्केल देखेंगे, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बफर सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और लास्ट टॉपिक है हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट। चैप्टर के एंड में मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, किस पे, कौन से टॉपिक पे मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब दो टाइप की चीज़ें होती है। देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? अगर हम लोग सॉल्यूशंस की बात करें, देखो हम लोग आयंस में डील कर रहे हैं, और आयंस में डील कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व की होगी तभी तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो कोई भी सॉल्यूशन, स्पेशली जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास HCl है, तो इस HCl के पास H+Cl- बनाने की टेंडेंसी है। NaCl है तो ये Na+ और Cl- बना सकता है। बराबर, तो ऐसी चीज़ें जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी होती है उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इन्हीं को एक वर्ड में पोलार बोला जाता है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा?
जैसे Cl2 हो गया, H2 हो गया, या Br2 हो गए, इनको जब तुम डिसोसिएट करोगे तो इन पे कोई चार्ज फॉर्म नहीं होते हैं, तो इनको हम लोग किस में लेके चलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। क्लियर हुआ? तो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर कभी भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट में डील नहीं करता, ये सिर्फ किस में डील करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट होंगे तभी तो चार्ज फॉर्म करेंगे, आयन फॉर्म होगा, कैटायन एनायन बनेगा, और चैप्टर का नाम ही क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो आयन के बीच में जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखो मैंने स्टार्टिंग में दिया कि ये ब्रेक हो रहा है इस फॉर्म में, राइट, और इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, तो दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिफाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ये देखो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो अब देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। ये हमने सोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लो कि मेरे पास कोई ए सब्सटेंस है और इसके मेरे पास 100 मोल्स हैं, राइट। इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये ए प्लस या ए बी टाइप के 100 मोल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, ये डिवाइड होता है ए प्लस और बी माइनस में। ठीक है, मैंने 100 मोल्स लिए थे, बट मेरे को रिएक्शन में देखने को मिल रहा है कि खाली 50 मोल्स ही डिवाइड हुए हैं। ठीक है, तो अब अल्फा इज इक्वल टू, इसी का फॉर्मूला बनता है कि डिसोसिएटेड मोल अपॉन टोटल मोल्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन डिसोसिएटेड मोल इन द सॉल्यूशन टू द इनिशियली टेकन मोल्स। हमने स्टार्टिंग में कितने लिए थे और उसमें से कितने डिसॉल्व हो गए हैं, उसी को अल्फा बोलते हैं। अगर हमको कभी परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को जो हमने अल्फा कैलकुलेट किया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज डिसोसिएशन निकल के आ जाता है। समझा? तो आगे डेफिनेशंस वगैरह भी रहेंगी, वो देखते हैं। ये देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डन, ये हमने सॉल्यूशंस में भी पढ़ा है। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीजें होती हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फॉर्म बनाती है। ठीक है, अब दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होंगे, एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे वीक इलेक्ट्रोलाइट। फर्क क्या है कि अगर किसी चीज का मैं 10 मोल लेता हूं और उसका 9.9 मोल डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। बट किसी चीज का अगर मैं 10 मोल लेके चलता हूँ, उसका खाली मेरे को 0.1 डिसोसिएशन करके मिल रहा है, बराबर, तो अब ये क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये जो चैप्टर है, किसी चीज को पानी में जब डालते हो अगर वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं कर रहा है, जिसको एक वर्ड में हम लोग स्पैरिंगली सॉल्युबल बोलते हैं, तो दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही डील करता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी मुझे पता है कि वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्या कर सकता है, डिसोसिएट कर सकता है। तो हमको ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है जहाँ पे सॉलिड पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ। तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर डील्स विद वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट, अभी देखो मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला दिया था। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड एज अल्फा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। परसेंटेज डिसोसिएशन करना है तो अल्फा इंटू 100। ये डेफिनेशंस है, अगर वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था इसके पहले वाली स्लाइड पे, उसका हम लोग ऐसे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो हर एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले हमको डेफिनेशन लिखना है, फिर फॉर्मूला, फिर एक्स्ट्रा जो चीज़ें अगर अपने को पता है इस टॉपिक के बारे में तो वो भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड में। क्या बोला है, एक्सप्लेन लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, लिमिटेशंस ऑफ अरेनियस थ्योरी, और लेविस एसिड क्या होता है बताओ। ठीक है, तो एसिड बेस का ना कॉन्सेप्ट ना एकदम चुटकियों में सॉल्व कर देता हूँ।
हर एक एसिड और बेस का डेफिनेशन तुमको क्लियर हो जाएगा। देखो एसिड और बेस, इसके पीछे बहुत लोग परेशान रहते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं, हमको कैसे पता चलेंगी। तो सबसे पहले एसिड और बेस को उनके टेस्ट के हिसाब से देखा जाता था, ठीक है। पहले एकदम जब केमिकल रिएक्शन उतनी इवॉल्व नहीं हुई होंगी, तो टेस्ट में जो भी चीज़ सार टेस्ट की है, खट्टी आ रही है, वो क्या हो जाती थी एसिड, और जो भी बिटर टेस्ट कर रहा है वो क्या हो जाता था बेस, ठीक है। बट इससे हम लोग सारे केमिकल को नहीं देख सकते। केमिकल्स को हम लोग कैसे देखेंगे, टेस्ट करके तो देख नहीं सकते। इसके लिए अरहेनियस ने एक कॉन्सेप्ट बनाया। अरहेनियस का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी चीज H+ अगर डोनेट करती है तो वो हो जाएगी एसिड, और अगर OH- डोनेट करेगी तो वो हो जाएगा बेस, ठीक है। तो ये अरहेनियस का कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू अरहेनियस, एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट H+ आयन आर कॉल्ड एसिड और OH- आयन आर कॉल्ड बेस। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ टाइम के बाद इसमें कुछ लिमिटेशंस आने लग गई, ड्रॉबैक्स आने लग गए। तो आगे मैं बताऊंगा क्या ड्रॉबैक्स है, जिसके वजह से ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ये दो साइंटिस्टों ने मिलके एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि हर वो चीज जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो क्या होगा, क्लियर हुआ। प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस, ठीक। अगेन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस आए, तो फाइनली लेविस ने एक थियरी बनाई। लेविस एसिड या बेस की जो थियरी है, लेविस एसिड क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो हो जाएगा एसिड, और ऐसी कोई भी चीज जो लोन पेयर को डोनेट करे वो क्या हो जाएगा, समझा। तो एसिड बेस पे अगर कोई भी डेफिनेशंस आ रही हैं तो खाली इस चीज़ को फॉलो करो। कोई अगर मुझे बोलता है कि ब्रॉन्स्टेड का एसिड क्या होता है बताओ, तो एनी सब्सटेंसेस विच कैन डोनेट प्रोटॉन आर कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक है। तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं इसको। देखो अब इस पे एक्सप्लेनेशन है एसिड बेस क्या होते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, अरहेनियस थ्योरी। एसिड इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड गिव्स H+ आयन आर कॉल्ड एसिड, ठीक। नेक्स्ट पे देखो, बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन हैव OH ग्रुप एंड रिलीजेस OH- आयन आर कॉल्ड बेस। ये अरहेनियस का थ्योरी है। फिर इसमें कुछ लिमिटेशंस आ गई। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्वस सोल्यूशन एंड नॉट फॉर नॉन एक्वस सोल्यूशन। इसने बोला, इसने आयंस के बेस पे बोला है ना, तो जब तक सोल्यूशन में आयन नहीं फॉर्म होंगे हम लोग एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी नहीं बता सकते, राइट। तो अगर HCl पाउडर फॉर्म में है तो वो एसिड है या बेस है ये हमको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए इस थियरी में कुछ लिमिटेशंस आने लगे। तो ये उनके लिमिटेशंस हैं, एक बार इनको गो थ्रू करोगे तो समझ में आएंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट देखो, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने 10th 9th में पढ़ा है कि अगर मैं HCl में NaOH डालूं, मतलब किसी एसिड को बेस से रिएक्शन करवाऊं, तो वो घूम फिर के क्या बनाता है, सॉल्ट, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, ठीक है। तो ये कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस दिए हुए हैं जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बोर्ड्स वगैरह में नहीं पूछेंगे। ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट देखो, अब इसने क्या बोला, दो साइंटिस्टों ने मिलके एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन, ठीक है, राइट, और बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, क्लियर है। तो इन्होंने प्रोटॉन के बेस पे एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन खत्म होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एक्चुअल में है क्या, जैसे ये HCl मेरे पास क्या है, एसिड है। अगर इसको मैं पानी में डालूं तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, H+ में और Cl- में। अभी हमने देखा कि इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, बराबर। तो ये कैसे काम करेगा, एज अ लेविस बेस, क्योंकि ये लोन पेयर डोनर है ना, ठीक है। तो एसिड को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो वही क्या बना के देता है मेरे को, एक बेस भी बना के देता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग एसिड, और ये जो बेस बना है इसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, ठीक है। आयनिक फॉर्म में है ना, तो कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। इन्हीं को बोला जाता है एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस पेयर। अब इस एसिड से H+ भी निकला तो ये एसिड हो गया,
बट इसको नॉर्मल एसिड नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड। क्लियर हुआ। एक ही एसिड या बेस में से जो चीजें निकलती हैं आयनिक फॉर्म में, अब वो बाद में एसिडिक बिहेव करे या बेसिक बिहेव करे, उसको हम लोग कॉन्जुगेट एसिड या बेस पेयर बोलते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, देखो जैसे ये NH4OH है, राइट, NH4 प्लस OH माइनस, ये जब इससे कंबाइन करेगा तो इस NH4 ने क्या लूज किया, H प्लस, वो इसको मिल गया तो इसने वाटर बना दिया। ठीक है, अब NH3 यहाँ पे क्या हो गया, बेस, बट यहाँ पे कैसे काम कर रहा था, एज अ एसिड। तो NH4 प्लस और NH3 एक टाइप के क्या हो गए, एसिड बेस पेयर हो गए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बाकी एग्जाम्पल में भी इनको जज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कुछ देखो आंसर्स दिए हुए हैं हमको। मैंने बोला ना NH4 हमारा क्या था, एसिड, और OH माइनस क्या था, बेस। बाद में NH4 से क्या बना, NH3, तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। और वो OH से क्या बना, H2O, कॉन्जुगेट एसिड। ये उनके आंसर्स हैं उन क्वेश्चन को। तो एक बार खुद से सॉल्व करो, नहीं समझेंगे तो ये आंसर शीट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेविस थ्योरी क्या होती है, इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन थियरी, राइट। क्या बोला था मैंने, एनी स्पीशीज दैट एक्सेप्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एसिड, एनी स्पीशीज दैट डोनेट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड बेस। शेयर पेयर बोलो या लोन पेयर बोलो, एक ही चीज हो जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है कि किसी भी एसिड की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा किससे रिएक्शन करेगा, बेस से। ठीक है, किसी भी बेस की प्रॉपर्टी होती है वो कभी भी रिएक्शन करेगा एसिड से। ठीक है, बट ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाते हैं, जैसे वाटर है हमारा, वो एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी। अब ऐसा होता क्यों है, इसके पास दोनों प्रॉपर्टी है ना, ये H प्लस भी बना सकता है और OH माइनस भी। तो जब तुम इसको एसिड से ट्रीट करोगे तो इसका OH माइनस काम में आ जाता है, और जब इसको हम लोग बेस से ट्रीट करते हैं तो इसका H प्लस वो यूज करता है, बराबर। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी, राइट। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एम्फोटेरिक। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है उसको हम लोग एम्फोटेरिक बोलेंगे। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है लेविस थ्योरी और इनके बेस पे। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक आता है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमको लिखने को आते हैं, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं पहले। ठीक है, एक शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ कि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता क्या है। जैसे हम लोग सपोज करो हमारे पास HCl है, ये ब्रेक हो रहा है H प्लस और Cl माइनस में, राइट। तो हम लोग क्या करते थे, इसको सपोज करो इसका 1 मोल लिया है तो इनिशियली इसके 0 मोल होंगे, बट एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसके 1 में से अल्फा डिसोसिएट होगा तो इसका भी अल्फा बनेगा, इसका भी अल्फा बनेगा। ठीक है, और इसी को अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखूं तो ये 1 - अल्फा/c हो जाएगा। वॉल्यूम लिख देंगे यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अल्फा/v और ये अल्फा/v। ठीक है, ये समझा कैसे लिखा मैंने। इनिशियली क्या होगा, हमारे पास 1 मोल होगा, और उस इनिशियल मोल को हम लोग ने ऐसे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में लिखा हुआ है। तो अब इसको अगर हम लोग Kc या Kp से देखें तो Kc का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस Cl माइनस अपॉन क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, राइट। तो अगर यही चीज एसिड के लिए देख रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, Ka, और बेस के लिए देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, Kb। तो Kb, Kc, Kp ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। मैंने बोला ना कि ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो K के लिए उसने क्या लिखा, K मतलब क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। H प्लस A माइनस अपॉन HA। ठीक है, अगर कोई बेस होता तो क्या लिखते, KB, B प्लस OH माइनस BOH, राइट।
नेक्स्ट अब देखो, जैसे मैंने लिखा था ना, इनिशियली हमने एक मोल लिए थे, बाद में 0, फिर इसके 1 माइनस अल्फा, ये फिर जब फॉर्मूले में हम लोग ये चीज़ें रखते हैं, अभी हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, के इज इक्वल टू एच प्लस और ए माइनस अपॉन एच ए। तो जो भी वैल्यूज निकाली थी, इसकी हमने क्या निकाली थी, अल्फा बाई बी, इसकी निकाली थी अल्फा बाई बी, इसकी 1 माइनस अल्फा अपॉन बी। तो इन चीज़ों को सॉल्व करके हमको इक्वेशंस मिलती हैं, देखो ऐसे, अल्फा इज इक्वल टू के बी, राइट। अब अगर न्यूमेरिकल्स में देखोगे या ये, ठीक है, फाइनल हमको के का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ये सारे फॉर्मूले देखो, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, राइट। नेक्स्ट में देखो, के बी और के सी, के बी के लिए भी सेम मिलेगा हाँ हमको फॉर्मूला, ये देखो, ये फॉर्मूला है अल्फा के रिस्पेक्ट में। अगर बेस होता तो हम लोग अल्फा इज इक्वल टू सिर्फ क्या लिखते हैं, रूट ऑफ के बी अपॉन सी। एसिड है तो के ए लिखा हुआ है, उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाते हैं। तो फाइनली हमको ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे देखो ऐसे फॉर्मूले मिलते हैं, राइट, के बी और के ए के रिलेशन में, और इसी से न्यूमेरिकल हमारे सारे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है देखो हमारे पास, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, राइट। बुक में थोड़ा ये जो टॉपिक है वो कॉम्प्लिकेटेड ढंग से दिया जाता है। ऑटो आयोनाइजेशन क्या होता है देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग वाटर को डिजोल्व करें तो वाटर ब्रेक हो जाता है H प्लस और OH माइनस में। तो इसका अगर हम लोग K लिखें तो ये क्या मिलेगा हमको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन H2O, राइट, ये हमको मिल जाता है। तो ये तो वैसे भी निग्लिजिबल है, इसको यहाँ पे लेके आके हम लोग क्या लिखते हैं इसको, KW, जिसको हम वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, और H प्लस और OH माइनस, ठीक है। ये आ गया हमारे पास H प्लस OH माइनस। अब अगर हम लोग देखें एट 25 सेंटीग्रेड, जो कि एक साइंटिफिक वैल्यू है, H प्लस और OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 के, ठीक है, राइट। तो KW की जो वैल्यू है वो निकल के आती है 1.0 इंटू 10⁻⁻7, और दूसरा हमारे पास 1.0 इंटू 10⁻⁻7। तो KW हमको निकल के आता है -10⁻40। ये वाटर की आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, KW का वैल्यू, और यहीं से अब निकल के आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच, ठीक है। तो जो वैल्यू हम लोग पीएच स्केल पे लिखते हैं ना 14 करके, वो वैल्यू यहाँ से आती है, देखो कैसे। अभी देखो ये पीएच को रिलेट कैसे करेगा, राइट द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। पीएच का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, राइट, और पीओएच का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है, राइट। तो अभी अगर मैं लिख दूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो ये इज इक्वल टू हो जाता है 10⁻⁻14, बिकॉज ये KW की वैल्यू है। तो H प्लस के जगह पे अगर हम लोग PH POH करके लिखें तो इनका एडिशन भी कितना मिलेगा हमको, 14, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव लॉग है ना, लॉग वॉग हटाएंगे हम लोग को तो 10, पीएच और पीओएच कितना मिलता है, 14 मिलता है। अब देखो एक्सप्रेशन में हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दिख रहा है, पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, ये हाइड्रोनियम आयन की जगह पे H प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पीओएच का ही है। तो फाइनली पीएच और पीओएच कितना मिल रहा है हमको, पीएच एंड पीओएच कितना आता है, 40। ये देखो, ये मैंने बताया अभी, KW कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻14, तो KW क्या हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस, राइट। तो ये छोटे मोटे इक्वेशंस है जो हमको पता होने चाहिए। पीएच स्केल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो ये हमारा पीएच स्केल है, राइट। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी वैल्यू अगर 7 पे है तो वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। अगर 7 से कम जा रहा है पीएच इफ लेस देन 7 है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड। और अगर पीएच वैल्यू बढ़ रही है, 7 से ज़्यादा है, वो क्या होती जाएगी, बेसिक होती जाएगी, ठीक है। पीएच के इक्वेशन पे हमको मिल सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर और पीएच स्केल के जो फॉर्मूलेज हैं वो हमको पता होने चाहिए।
डिफाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, व्हाई डज एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, अब सॉल्ट क्या चीज होती है, देखो सॉल्ट का बहुत सिंपल सा मैं एक डेफिनेशन बताता हूँ। सॉल्ट इस चैप्टर में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लेके आता है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। हम लोग बोलते हैं ना एसिड, राइट। एसिड का H+ निकाल के अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी मेटल डाल दें, KCl डाल दें या CaCl2 डाल दें, तो ये जो नई चीज़ बनती है इसी को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट बेसिकली बनते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन से। ठीक है, बट एसिड बेस में अब दो टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो सॉल्ट को बनाने के कितने तरीके देखो, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाऊं फिर भी एक टाइप का सॉल्ट मिलता है, फर्स्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिलाया जाए तो भी एक टाइप का सॉल्ट मिलता है, दो हो गए। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अगर मिलाया जाए तो एक टाइप के सॉल्ट मिलते हैं, दैट इज थर्ड। वीक एसिड और वीक बेस को अगर हम लोग मिलाएं तो फिर एक टाइप के सॉल्ट मिलते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप के सॉल्ट होते हैं। अब अगर दोनों स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं तो ये कैसे बनेगा, न्यूट्रल, राइट। एक को मैंने स्ट्रॉन्ग रखा, एक को वीक रखा, तो ये क्या हो जाएगा अब एसिडिक, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रखा तो अब क्या ये बेसिक हो जाएगा क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। और वीक एसिड वीक बेस रखा तभी भी ये क्या बनेगा, न्यूट्रल। तो 4 टाइप के सॉल्ट बनते हैं, ये उनका नेचर हो जाता है, ऐसे ही ये बिहेव करते हैं। अब आगे देखो, सॉल्ट के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन होंगी, ये सारे स्लाइड्स पे हमारे पास। ठीक है, कैसे बन रहा है, NaOH HCl को ऐड किया, NaCl बना। अब ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। नेक्स्ट पे देखो, वीक एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो ये जो सॉल्ट बना है उसका नेचर क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिक। तो ये हमको पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं। बुक्स में एग्जाम्पल वगैरह दिए रहेंगे, उनको एक बार तुमको रेफर करना पड़ेगा। तो ये आयनिक इक्वेशंस हैं हमारे पास, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, कैसे कैसे सॉल्ट ब्रेक होता है, ये देखो काफ़ी इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं यहाँ पे। असॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो उसका नेचर क्या निकल के आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं इस चैप्टर का, जो कि है हमारे पास बफर सोल्यूशन, राइट। बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक, देखो बहुत इजी लैंग्वेज में मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन सोल्यूशन है, इसमें अगर मैं H+ आयन डाल दूँ तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। या इसमें अगर मैं OH- आयन डाल दूँ तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, अगर एकदम थोड़े टाइम के बाद एसिड डालने के बाद मैं इसमें चेक करूं, सपोज करो पहले इसकी pH वैल्यू 4 थी, ठीक है, मैंने H+ ऐड किया तो इसकी pH वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, और कम हो जानी चाहिए, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बट कुछ टाइम के बाद जब मैं चेक करता हूँ तभी भी इसकी pH वैल्यू 4 ही है, इतना एसिड ऐड करने के बाद। तो ऐसे सोल्यूशन जिनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है एसिड बेस की वजह से, समझा, जिनके अंदर कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, चेंज देखने को नहीं मिलता है आफ्टर द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज क्या, बफर सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन जो रेजिस्ट करते हैं ज़्यादा एसिडिक चेंज या बेसिक चेंज को, जो अपने अंदर चेंज नहीं होने देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन। जैसे ह्यूमन ब्लड है, राइट, अब तुम कितना भी एसिडिक चीज़ें खा लो या बेसिक चीज़ें खा लो, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो तुम्हारे ब्लड का जो pH लेवल है वो हमेशा क्या होता है, मेंटेन होता है। तो दैट इज बफर सोल्यूशन। ठीक है, अब बफर सोल्यूशन को बनाते कैसे हैं, वो काम कैसे करता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, पहला है हमारे पास एसिडिक बफर। एसिडिक बफर मतलब क्या होता है, ऐसे सोल्यूशन जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, और इनको बनाया कैसे जाता है, बाय द एडिशन ऑफ वीक एसिड एंड
स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों को मिक्स कर दो। अब इसमें अगर हम लोग बाहर से एसिड डालेंगे तो वो एसिड को ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, बराबर। तो ये मिक्सचर होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एसिडिक बफर सोल्यूशन है तो उसका एसिड वीक होगा बट बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा, जो कि उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो एसिडिक बफर के लिए हमको एक फॉर्मूला भी है और इस पे न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, पी एच इज इक्वल टू पी के ए लॉग 10, ऊपर सॉल्ट और नीचे एसिड, ठीक है। यही फॉर्मूला अगर बेस के लिए लिख रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस क्या हो जाएगा, लॉग 10, ऊपर रहेगा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और नीचे क्या हो जाएगा, बेस का कॉन्सेंट्रेशन। ये चेंजेस हैं और इन दोनों फॉर्मूले पे हमको न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है अपने को, ठीक। अब देखो जैसे मैंने बोला कि एसिडिक बफर जो होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, तो बेसिक बफर क्या करेगा, बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। अब अगर हमने थोड़ा दिमाग लगाया तो हमको समझ में आएगा कि बेसिक बफर सोल्यूशन हम बना कैसे सकते हैं। बेसिक बफर बनाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, वीक बेस प्लस उसी का हमको क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये चीज़ों का कॉम्बिनेशन में करता हूँ तो वो हमको क्या बना के देगा, बेसिक बफर। क्लियर हो, ये हमको बेसिक बफर का है। आगे देखो, आगे के स्लाइड्स में मिलेगा। ये देखो पीओएच का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, पीओएच पी के बी सॉल्ट अपॉन बेस, ठीक है। चलो मैकेनिज्म एंड एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, जैसा कि मैंने समझाया कि एसिडिक बफर में हम लोग दो चीज़ें ऐड कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब भी हम बाहर से एसिड डालेंगे तो वो जो बेसिक पार्ट है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। वही सारा कुछ मैकेनिज्म में लिखा हुआ है, तो जो हम लोग एग्जाम में ये पैटर्न में आंसर लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, when a small quantity of strong acid H plus is added to this mixture, hydrogen ion combines with oxide, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जैसे बेस मैंने स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है, ठीक है, तो तुम कितने भी H प्लस डालो वो बेस स्ट्रॉन्ग वाला जो बेस है वो उसको क्या करते जाएगा, न्यूट्रलाइज करते जाएगा। इसी वजह से उसकी पीएच वैल्यू पे कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग कितना भी डाइल्यूशन कर दे, राइट, एक लिमिटेड टाइम तक उसके पीएच पे कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर हम लोग ज़्यादा ऐड करेंगे तो उसका पीएच चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो मैकेनिज्म एंड एक्शन ऑफ बेसिक बफर, ये सारे मैकेनिज्म्स हैं, हम लोग ये पैटर्न में आंसर लिख सकते हैं। तो चीज़ें जब हमको समझ में आएंगी तो हम लोग अपने वर्ड्स में भी उनको आंसर लिख सकते हैं, बट तुमको एग्जाम्पल वगैरह प्रॉपरली लिख के बताना पड़ेगा कि कैसे बेसिक बफर काम करता है या उसका मैकेनिज्म क्या है एक्चुअल में। अब मैकेनिज्म हमको पता है कि वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। हम लोग ने दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन लिया है तो वो एक चीज़ को न्यूट्रलाइज करेगा जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये हमको लिखने का पैटर्न पता होना चाहिए, एग्जाम्स में इस पैटर्न में ही आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब बफर सोल्यूशन का यूज़ क्या है, प्रॉपर्टीज और एडवांटेज ऑफ बफर सोल्यूशन। द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन इज मेंटेन्ड अप्रिशिएबली कांस्टेंट, राइट। जो उसका पीएच वैल्यू है बफर सोल्यूशन का वो हमेशा मेंटेन होता है। बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस पीएच डज नॉट चेंज, उसका पीएच कभी भी चेंज नहीं होगा। ऑन डाइल्यूशन विथ वाटर पीएच ऑफ द सोल्यूशन डजेंट चेंज, राइट, पीएच क्या होता है, मेंटेन होता है। इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं, देखो ये बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। बफर सोल्यूशन फाइंड्स एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन वेराइटी ऑफ फील्ड, सम ऑफ इट्स जैसे बायोकेमिकल फील्ड्स में, राइट, या फिर जैसे हमारा हो गया एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है सॉइल के पीएच को मेंटेन करने के लिए। इंडस्ट्रीज में बफर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर पेपर, डाई, इंक इंडस्ट्री। मेडिसिन में जो मेडिसिन्स बनते हैं वो खाने के बाद किसी की पीएच वैल्यू चेंज ना हो, जैसे एसिडिटी होने लगती है, तो वो सारी चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है और ये सब कौन डिसाइड करते हैं, बफर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब बफर सॉल्यूशन हर एक फील्ड में यूज़ किया जाता है, बट ज़्यादा अगर इसका यूज़ हम लोग देखें तो जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो ज़्यादा यूज़ करती है इनको। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं देखो,
राइट द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर PbI2। चलो ये एग्जांपल ही लेके चलते हैं और मैं बताता हूँ कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग KSP से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो सॉल्युबिलिटी है एक्चुअल में इसको हम लोग मोलार सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, तो मोलार सॉल्युबिलिटी को S से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो मुझे PbI2 के लिए उसने बोला है कि एक्सप्लेन करो क्या होता है, तो पहले ऐसे लिखा करो PbI2 चेंज किस में होगा, तो ये कन्वर्ट होगा Pb+2 + 2i-, ठीक है। तो इसका KSP लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ऐसे लिखने का KSP = हम लोग क्या लिख रहे थे Pb+2 और ये क्या हो जाएगा, ये i- का स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है। अब इसको अगर सॉल्युबिलिटी के टर्म में लिखना है तो KSP = सिंपल सा क्या लिखोगे, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसका एक ही मोल है बराबर, तो एक बार S लिखा हमने, इसके कितने मोल हैं 2, तो इसकी सॉल्युबिलिटी 2S का स्क्वायर, क्या मिल गया फाइनली सॉल्व करके KSP = ये तो S है बट ये क्या हो गया 4S², तो ये क्या हो गया 4S³। तो इसकी KSP और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है, देखो दिख क्या आ रहा है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, समझा। एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो कि हमको दे दिया AlCl3, तो सबसे पहले डिसोसिएशन पता होना चाहिए, ये कन्वर्ट होगा Al+3 और 3Cl- में, तो इसके लिए KSP हमको क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al+3 और यहाँ पे Cl- का क्यूब। जब सॉल्युबिलिटी लिखेंगे तो KSP क्या हो जाएगा, देखो इसका S हो गया और इसके कितने मोल है 3, तो इसका 3S का क्यूब। KSP = क्या हो गया S इंटू ये 27S³। तो फाइनली KSP और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन S⁴ और ये 20, ये रिलेशन होता है KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी का। तो हमको ऐसे ये निकालने आना चाहिए, इस पे न्यूमेरिकल्स हमको मिलते हैं। नेक्स्ट देखो सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है वो हमको समझ में आना चाहिए। मोलर सॉल्युबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ये याद रखो। अब देखो रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये इसमें बहुत तामझाम करके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि कैसे करना है, कैसे, जैसे मैंने बताया सिंपल सा कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन देखो और उनकी पावर देखो, उसके हिसाब से सॉल्युबिलिटी लिखना है। इसके पीछे जाओगे तो ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, प्लस समझ में नहीं आएंगे, थोड़ा सा अजीब ढंग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे इसको मत लेके चलो, दिख रहा है कितना कंफ्यूजिंग है और मैंने कैसे बताया इसको, इसके हिसाब से मत चलो, ये कंफ्यूज कर देगा। आयनिक प्रोडक्ट, नेक्स्ट देखो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल्यूशन एंड डिनोटेड बाय आयनिक प्रोडक्ट in saturated solution. Ionic product is defined as the product of concentration in mole per decimeter cube of ion. Ionic product मतलब क्या होता है कि कितने आयंस जनरेट हुए मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर बोलो या मोल पर डेसीमीटर क्यूब बोलो एक ही चीज़ है। अभी मैंने सोल्यूशन बना दिया है, ठीक है, मेरे पास आयंस कितने हैं बराबर, कितने आयंस जनरेट हुए हैं उसको मैं पर लीटर के रिस्पेक्ट में काउंट करूंगा, तो दैट इज आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP वेयर KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या बोल रहा है कि जो आयनिक प्रोडक्ट है वो एक टाइप से हम लोग क्या लेके चल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेके चल सकते हैं कि कितनी चीज़ें डिजॉल्व हुई हैं उसमें। नेक्स्ट है देखो व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बहुत बार हमको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट देखो जनरली क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, जैसे पकड़ के चलते हैं CH3COO- है, ठीक है, या फिर एसिटिक एसिड ले लेते हैं पूरा CH3COOH, राइट। ये डिवाइड हो रहा है, किसमें डिवीजन होता है इसका माइनस और प्लस में, और ये रिएक्शन क्या होती है इक्विलिब्रियम पे आ जाती है।
कॉमन आयन इफेक्ट क्या चीज़ है, उसको करते क्यों है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और 2 मार्क के लिए नोट लिखने को आता है बोर्ड्स में, तो ये ध्यान से देखो। ये मेरे पास एक आयन था जो एट इक्विलिब्रियम ऐसे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था देखो कि जब भी इक्विलिब्रियम का नाम आएगा तो वो रिएक्शन क्लोज कंटेनर में चलती है, ठीक है। तो ये क्लोज कंटेनर में चल रही है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है, जितना फॉरवर्ड जा रही है रिएक्शन उतनी ही रिवर्ट आ रही है। अब मान लो कि किसी कंडीशन पे मुझे कोई बोले कि इसको रिवर्ट कर दो, ठीक है, इस रिएक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन जो होना चाहिए वो फास्ट हो जाना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर को ओपन करके अगर मैं इसमें HCl डाल दूँ तो HCl अब ब्रेक होगा किसमें, H+ में और Cl- में, ठीक है। ये थोड़ा सा रिलेट करता है ली चैटलेयर प्रिंसिपल जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के फैक्टर्स के बारे में बातें करता है, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया, कंटेनर को खोल के उसमें HCl डाल दिया। अब HCl डालने से क्या हुआ कि जो आयन H+ के फॉर्म में घूम रहे थे, अब उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और ली चैटलेयर प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्या है, या कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलती है कि जैसे ही अगर हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ठीक है, अगर हमने रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगती है, और अगर हमने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो वो रिवर्ट जाने लगती है। समझा ये, ठीक है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं उसके आयंस में, तो जो H+ आयन है वो फटाफट इससे रिएक्शन करने लग जाएंगे, और जितने CH3CO- थे वो वापस से H+ गेन करके रिवर्ट हो जाएंगे। तो कॉमन आयन इफेक्ट इज जनरली यूज्ड टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम कंडीशन। कोई अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन चल रही है तो उसको मुझे अगर डिस्टर्ब करना है या रिवर्स में लेना है तो हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट को यूज करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, इसी वजह से इसको यूज किया जाता है। देखो कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर नोट्स लिखे हुए हैं कि कैसे हम लोग एग्जाम में इनको लिख सकते हैं। अब जैसे देखो मैंने बताया कि CH3COH ये रिएक्शन मेरे पास चल रही थी, ठीक है। कंटेनर में हमने एक सॉल्ट ऐड कर दिया CH3ONA, और ये अब ये दोनों कॉमन आयन हो गए तो ये रिएक्शन को रिवर्ट लेके आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देखो कॉमन आयन इफेक्ट, द separation of degree of dissociation of the weak electrolyte by the addition of strong electrolyte, ठीक है। अब ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत कम डिसोसिएशन होता है, अगर उस डिसोसिएशन को भी खत्म करना है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट को यूज करते हैं, ठीक है। क्या डाल के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास एक आयन कॉमन होगा, जो पूरा टूटे हुए जो मॉलिक्यूल थे जो डिसोसिएशन हुआ था उनको वापस से अनडिसोसिएटेड फॉर्म में लेके चले आते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो दिया हुआ है हमको कि के वगैरह कैसे हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि ये हमारे पास ये था, ठीक है, ये ऐसे ब्रेक हो रहा था, इसमें हमने सॉल्ट डाला तो ये कॉमन आयन हो गया, ये वापस रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट के कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो नहीं भी पढ़ोगे। देखो बीच में मैंने मेंशन किया कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है वो किसके बेस पे काम करता है, ली चैटलेयर प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम से, कि टेम्परेचर क्या इम्पैक्ट डालता है, प्रेशर क्या इम्पैक्ट डालता है इक्विलिब्रियम पे, या वॉल्यूम क्या इफेक्ट करता है। ये कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो हमको पता होने चाहिए, राइट। कॉमन आयन इफेक्ट, वीक डिसोसिएशन ऑफ एसिड बेसिस, ये सारी टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है खत्म, राइट। समझ में आया। तो जैसा मैंने बोला था कि इस वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से हमको पढ़ना क्या है, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो टॉपिक वाइज अगर हम लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमको आता है यहाँ से ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से तुमको डेरिवेशन आ सकता है, डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल,
अब डेरिवेशन किस चीज का आएगा, वो जो हम लोग वैल्यू के और के बी का फाइंड आउट कर रहे थे ना अल्फा स्क्वायर सी के फॉर्म में, ये वाला डेरिवेशन या के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, ये चीजें सेम होती हैं। तो एज इट इज लिखोगे, 2-4 लाइन का डेरिवेशन है, एक बार टेक्स्ट बुक देखोगे तो समझ में आ जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक हमको यहाँ से आता है एसिड बेस का डेफिनेशन। एसिड बेस का डेफिनेशन मतलब तुमको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज अ रेनियस एसिड, डिफाइन करो। व्हाट इज द ब्रॉन्स्टेड बेस या व्हाट इज लेविस एसिड, तो हमको पता होना चाहिए। जैसे मैंने एक सिंपल सा बताया था कि अरहेनियस एसिड को कैसे जज करते हैं या ब्रॉन्स्टेड एसिड को कैसे देखना है प्रोटॉन के बेस पे, तो वो खाली डेफिनेशन वाइज हमको 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है सॉल्ट्स के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है बफर सोल्यूशन, ठीक है। अब बफर सोल्यूशन में भी हमने क्या एसिड के लिए अलग निकाला था, बेस के लिए अलग। एसिड के लिए क्या लिखा था, K इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग 10, ऊपर क्या था हमारे पास सॉल्ट अपॉन एसिड। एक तो इसका डेरिवेशन या इस फॉर्मूले पे हमको डायरेक्ट क्या मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलते हैं और आते हैं मैक्सिमम टाइम, ये तुमको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। ये 2 फॉर्मूले हमको इस चैप्टर से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमको नोट लिखने को आता है कॉमन आयन इफेक्ट पे, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड होता है। और नेक्स्ट आता है केएसपी और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हमको गिन चुन के इस पूरे चैप्टर में ये 5 टॉपिक ही पढ़ने होते हैं, ठीक है। सॉल्ट का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट सॉल्ट पे उतनी चीज़ें एग्जाम में नहीं एक्सपेक्टेड होती हैं। केएसपी वगैरह पे भी न्यूमेरिकल उतने ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, ज़्यादा करके एक्सपेक्टेड होते हैं बफर सोल्यूशन और ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा मार्क के नहीं, 2 मैक्सिमम 2 मार्क्स के मिल सकते हैं हमको। बट अगर स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और बफर सोल्यूशन के हमको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो रहा है। कोई भी डाउट्स वगैरह हैं किसी भी क्वेश्चन को लेके, या ये जो पीडीएफ फॉर्म में मैंने स्लाइड्स दिखाए हैं ये हम लोग अपलोड कर देंगे, तो उसमें कोई डाउट्स है तो कमेंट करो, उसको हम लोग सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर्स वगैरह मिल जाएंगे या हम लोग अपलोड कर देंगे। और अगर ये चैप्टर डिटेल में देखना है तो ये डिटेल में भी हमने चैप्टर अपलोड किया हुआ है। कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो स्पेसिफिकली हम लोग जाके उस टॉपिक को वहाँ पे फिर से देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 1 शॉट वीडियो के साथ, ठीक है। नए फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आते हैं, तो उसमें बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे।